अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। इत्तेफाकन इस एपिसोड का विषय भी महिलाओं से जुड़ा है। एक देश ने अपने यहाँ रायशुमारी करवाई। वोटिंग के मार्फत नागरिकों को एक मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय देनी थी। मुद्दा था एक प्रस्तावित बैन। 48.8% जनता ने बैन का विरोध किया। 51.2% लोगों ने इसका समर्थन किया। प्रो और अगेंस्ट का यह फर्क मामूली सही, मगर इतना स्पष्ट जरूर था कि बैन को कानूनी स्वीकृति मिल गई है। किस बात का बैन है ये बैन जुड़ा है पर्देदारी से, बुर्के और नकाब से। अब इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को चेहरा ढकने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने पर्दा किया तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। इस मामले में दिलचस्प है रेफरेंडम करवाने वाली सरकार की अपील। गवर्नमेंट ने नागरिकों से यह बैन खारिज करने की अपील की थी, क्योंकि यह बैन जिस किस्म की पर्देदारी को प्रतिबंधित करता है वैसा इस देश में होता भी नहीं। फिर भी बहुसंख्यक आबादी ने बैन का समर्थन किया। माने जो समस्या थी ही नहीं उसे बैन कर दिया गया। ये क्या मामला है, विस्तार से बताते हैं आपको। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। आज शुरू करते हैं एक थीसिस से। 1996 का साल था, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। इसी बैकग्राउंड में दुनिया को मिली एक नई थीसिस। इसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये थियोरी दी थी अमेरिका के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल पी हिटिंगटन ने। इस थियोरी में सभ्यता का अर्थ मूल रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक है। कल्चर बनाम कल्चर, धर्म बनाम धर्म। हिटिंगटन ने कहा कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में संघर्ष का मूल होगा सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान। इस दौर के युद्ध देशों के बीच नहीं बल्कि संस्कृतियों के बीच लड़े जाएंगे। हिटिंगटन की यह थियोरी सच साबित हो रही है। यह संघर्ष आपने सबसे स्पष्ट रूप में दिख रहा है यूरोप के भीतर, और वहां इस संघर्ष की सबसे मुख्य थीम है इस्लाम वर्सेस वेस्ट। क्या है ये मामला? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। इसमें कुल 44 देश हैं। इन देशों की कुल आबादी है लगभग 74 करोड़। आबादी का बहुसंख्यक वर्ग ईसाई है। मुस्लिम कितने हैं यहाँ? 2010 तक यूरोप में मुसलमानों की संख्या थी करीब 1,90,00,000। इनमें एक बड़ी संख्या पश्चिमी अफ्रीका, इराक और अफगानिस्तान के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से आए मुस्लिमों की थी। 2016 आते आते यूरोप में मुस्लिमों की संख्या बढ़कर हो गई 2.5 करोड़। आबादी में हुआ ये इजाफा मुख्य तौर पर 2014 से 2016 के बीच था। इसकी वजह थी सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में चल रहे युद्ध। वहां हालात बिगड़े तो लाखों लाख लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इन शरणार्थियों का एक बड़ा हिस्सा यूरोप पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 16 के बीच यूरोप में 70 लाख से ज्यादा माइग्रेंट्स आए। इनमें से करीब 13 लाख मुस्लिम शरणार्थी थे। टोटल इमिग्रेशन के अनुपात में देखें तो मुस्लिमों की यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिमों की मौजूदगी विशेष हाईलाइट की जाती है। क्यों? इसकी वजह है परसेप्शन। सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस्लाम की छवि दुश्मन जैसी बना दी। आतंक से लड़ाई को वेस्ट बनाम इस्लाम की जंग समझ लिया गया। इस्लाम के अस्तित्व को वेस्ट के लिए खतरा माना जाने लगा। परसेप्शन गढ़ने में दूसरी बड़ी वजह बना कार्टून एपिसोड। डेनमार्क और फ्रांस में पैगंबर के कार्टून्स छपे। इनकी प्रतिक्रिया में आतंकी हमले हुए। इससे यूरोपियंस हिल गए। मुस्लिमों को टारगेट किया जाने लगा। इस्लामिक प्रतीकों के प्रति आक्रामकता बढ़ने लगी। ऐसा समझा जाने लगा मानो मुसलमान किसी आधुनिक और सेक्युलर देश का हिस्सा हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि यह समझ पूरी तरह से गलत हो। कई मुस्लिम सच में कट्टर थे। वो आम आबादी से जैसे एक हाथ की दूरी बनाए रखते। कई बार आम नियम कायदों में भी धार्मिक बिनाह पर विशेष छूट चाहते। अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति अतिरिक्त आग्रह बरतते। मगर ऐसे लोग कम ही थे। ऐसा नहीं था कि दाढ़ी बढ़ाने, नमाज पढ़ने वाला हर मुसलमान खतरनाक हो, लेकिन जब इस्लाम को ही खतरा समझ लिया जाए तो आतंकी, कट्टरपंथी और आम मुसलमान के बीच जरूरी फर्क ब्लर हो जाता है। ऐसा ही यूरोप में होने लगा। इस क्लैश का तीसरा मुख्य पॉइंट बना यूरोप में घुस आया आतंकवाद। अरब स्प्रिंग के बाद इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में सिर उठाया। यूरोपीय मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या भी आईएसआईएस ज्वाइन करने पहुंच गई। इनके अलावा आईएसआईएस के प्रति निष्ठा दिखाने वालों ने यूरोप के भीतर भी कई आतंकी हमले किए। इनमें से कई आतंकी ऐसे थे जो कभी शरणार्थी बनकर यूरोप आए थे। इन वजहों से इस्लामिक कट्टरता यूरोप के लिए गंभीर सुरक्षा का प्रश्न बन गई।
इसी माहौल में शुरू हुआ मुसलमानों का जबरन मेकओवर। चिन्हित इस्लामिक प्रतीकों को खुरच कर मिटाया जाने लगा। जोर दिया जाने लगा कि पब्लिक प्लेस में कोई शख्स देखने से मुसलमान न लगे। अब सोचिए, मुसलमान लगते कैसे हैं? खास तरह की पोशाक से, एक खास स्टाइल की दाढ़ी से। इसी पोशाक वाली बहस का एक हिस्सा है बुर्का और हिजाब बैन। इसकी शुरुआत हुई फ्रांस में। वहां 2004 में ही स्कूलों के लिए एक नया नियम लाया गया। इसके तहत कोई भी टीचर या स्टूडेंट बुर्का पहनकर या माथे पर हिजाब डालकर स्कूल नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में बाकी किसी तरह के धार्मिक प्रतीकों की भी एंट्री बैन होगी। इस नियम को पॉलिटिकल और पब्लिक दोनों तरह का सपोर्ट मिला। फिर 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस ने बुर्के पर ओवरऑल बैन लगा दिया। कोई भी महिला, चाहे वो फ्रेंच हो या विदेशी, सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनकर नहीं जा सकती। बुर्का पहनकर घर से नहीं निकल सकती। उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी। उन्होंने कहा कि बुर्का महिलाओं के दमन का प्रतीक है। फ्रांस में बुर्के का बिल्कुल भी स्वागत नहीं। इसके अलावा इस बैन को सुरक्षा संबंधी जरूरत से भी जोड़ा गया। फ्रांस के बाद बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड्स, इटली, डेनमार्क और बुल्गारिया में भी ऐसा ही बैन लागू हुआ। जुलाई 2014 में यह मामला यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स भी पहुंचा, मगर उसने भी कहा कि सरकारों को बुर्का बैन करने का अधिकार है। इससे धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता। इसके बाद और भी यूरोपीय देशों में बुर्का बैन की मांग उठने लगी। ऐसा नहीं कि ये मांगे बस बुर्के और नकाब के विरोध में हो, लोग सिर और गर्दन ढकने वाला हिजाब का भी विरोध करते हैं। इसी मांग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट स्विट्जरलैंड से आया है। 7 मार्च को यहाँ सार्वजनिक स्थानों में बुर्के और नकाब को बैन कर दिया गया। ये बैन लगा है एक रेफरेंडम के चलते। ये रेफरेंडम करवाया था एसवीपी नाम की एक राजनीतिक पार्टी ने। एसवीपी का पूरा नाम है स्विस पीपल्स पार्टी। ये स्विट्जरलैंड की एक राइट विंग पार्टी है। इमिग्रेशन, खासकर मुस्लिम इमिग्रेंट्स की विरोधी रही है। उसी ने बुर्का बैन करने के प्रस्ताव पर रायशुमारी करवाई थी। इस कैंपेन के सपोर्ट में पार्टी ने एक पोस्टर निकाला। लाल रंग के बैकग्राउंड वाले इस पोस्टर में बुर्के में ढकी एक महिला नजर आती है। पोस्टर पर सामने की ओर लिखा है एक्सट्रीमिज्मस स्टोपेन, माने बुर्का बैन करके कट्टरता को रोको। 7 मार्च को इस रेफरेंडम पर वोटिंग हुई। कुल 50% मतदाता वोट डालने निकले। इनमें से 48.8% वोटर्स ने बुर्का बैन करने के विरोध में मत डाला। इनके मुकाबले 51.2% लोगों ने बैन का समर्थन किया। इस तरह बैन को कानूनी मान्यता मिल गई। अब वहां सार्वजनिक जगहों पर चेहरा नहीं ढका जा सकेगा। इस नियम के अपवाद भी हैं। मसलन धार्मिक स्थानों के भीतर इस पर बैन नहीं होगा। स्वास्थ्य कारणों से मास्क लगाने और चेहरा ढकने पर भी पाबंदी नहीं होगी। पहले यह रेफरेंडम 2019 में ही होना था, मगर तब ये टल गया था। फिर 2020 में कोरोना के चलते ये टल गया, मगर अब फाइनली वोटिंग ही हो गई। सर्वेक्षणों में बताया गया कि 65% आबादी बैन को सपोर्ट करती है, मगर असली रिजल्ट इन सर्वेक्षणों जितना आर पार नहीं था। बैन सपोर्टर्स को बहुत मामूली बढ़त मिल पाई। अब अगला कदम ये होगा कि अधिकारी इससे जुड़े कानून के ब्यौरे तैयार करेंगे। इसके लिए उनके पास 2 साल का वक्त होगा। लिखित कानून तैयार होने के बाद ही बैन सही मायने में लागू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या स्विट्जरलैंड को इस बैन की जरूरत थी? क्या सच में ही बुर्का और नकाब स्विस आबादी के सेक्युलर मूल्यों के आड़े आ रहे थे? जवाब है नहीं। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी है लगभग 85 लाख। इनमें लगभग 4 लाख मुसलमान हैं, माने जनसंख्या में लगभग 5%। इनमें से कितनी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं? जवाब है ऑलमोस्ट नो वन, करीब करीब एक भी नहीं। ये बताया है यूनिवर्सिटी ऑफ लूसन ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में। ये तो हुई बुर्के की बात। अब बैन में शामिल नकाब की स्वीकार्यता देख लीजिए। स्विस मीडिया के मुताबिक पूरे देश में लगभग 30 महिलाएं हैं जो नकाब पहनती हैं। बुर्का और नकाब में क्या अंतर है? बुर्का मतलब होता है पूरे शरीर का पर्दा। इसमें पूरा जिस्म एक ढीले से ऊपरी आवरण में ढका होता है। आंखों के पास एक जालीनुमा पट्टी होती है ताकि बुर्का पहनने वाले देख सके। बुर्के के मुकाबले नकाब आधा पर्दा है। ये पूरे शरीर को नहीं ढकता। इसमें बस चेहरा, गर्दन और ऊपर का धड़ ढका होता है। आंखों वाला हिस्सा नजर आता है। इसके अलावा भी पर्दे की कुछ श्रेणियां हैं, मसलन चादर जिसमें पूरे शरीर को एक लबादे से ढक लिया जाता है। एक कैटेगरी हिजाब की भी है। ये एक छोटा सा दुपट्टे नुमा कपड़ा होता है जिससे सिर और गर्दन को ढकते हैं, चेहरा खुला रहता है। अब समझिए, पूरे स्विट्जरलैंड में कोई औरत बुर्का नहीं पहनती, मगर बुर्का बैन करने के लिए रेफरेंडम करवाया गया। मात्र 30 औरतें नकाब पहनती हैं। इन 30 में से भी ज्यादातर ऐसी हैं जो स्विट्जरलैंड में पैदा हुई और इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। अब सवाल उठता है कि स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनता कौन है? जवाब है विदेशी टूरिस्ट, वो भी मिडिल ईस्ट से आने वाली महिला पर्यटक। चूंकि अब स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हो गया है तो आशंका है कि इस्लामिक देशों से आने वाली महिला पर्यटकों और फैमिली टूरिस्ट ग्रुप्स की संख्या भी घटेगी। इससे स्विट्जरलैंड के पर्यटन उद्योग को नुकसान होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाले ऐसे पर्यटक ज्यादातर बेहद रईस टूरिस्ट होते हैं।
इसी आशंका के चलते स्विट्जरलैंड की सरकार ने इस बैन का विरोध किया था। उन्होंने अपील की थी कि स्विस नागरिक इस बैन के विरोध में वोट डालें। सरकार का कहना था कि जो समस्या है ही नहीं उसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से यह भी कहा था कि अगर उन्होंने बैन को सपोर्ट किया तो पर्यटन सेक्टर डैमेज होगा। हमने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड की एसवीपी पार्टी ये बुर्का बैन का प्रस्ताव लाई। इस पार्टी का एजेंडा क्या है, ये समझने के लिए एक पुरानी घटना सुनिए। 2009 की बात है। इस साल स्विट्जरलैंड में एक कैंपेन शुरू हुआ था। इसका नारा था स्टॉप दी मिनारेट्स। आपने मस्जिद देखी है, उसके पास एक मीनार होती है। अक्सर इसी मीनार से नमाज की आवाज दी जाती है। स्विस कैंपेन के निशाने पर थी यही मीनारें। प्रस्ताव दिया गया कि अब स्विट्जरलैंड में इस तरह की मीनारों के निर्माण पर रोक लगा दी जाए। क्यों? क्योंकि ये एलियन आर्किटेक्चर है। स्विट्जरलैंड की संस्कृति और इसके लैंडस्केप में ये बाहरी घुसपैठिया लगता है। अजीब सी फीलिंग आती है मीनारों को देखकर। इस मुद्दे पर भी वहां रेफरेंडम करवाया गया। एंटी मीनार धड़े ने प्रचार के लिए पोस्टर्स बनवाए। इसमें मीनारों की तुलना मिसाइलों से की गई थी। रेफरेंडम में जनता ने मीनारों को बैन करने पर मुहर लगा दी। ये कैंपेन किसने शुरू किया था? उसी एसवीपी पार्टी ने जो अब बुर्का और नकाब बैन वाला प्रस्ताव लेकर आई है। मालूम है मीनार बैन वाले रेफरेंडम के समय स्विट्जरलैंड में कितनी मीनारें थी? स्विट्जरलैंड का कुल लैंड एरिया है तकरीबन 41,000 स्क्वायर किलोमीटर और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इतने बड़े स्विट्जरलैंड में थी कुल 3 मीनारें। ऐसा भी नहीं कि इन मीनारों से आने वाली नमाज की आवाज दिन में 5 बार खलल पैदा करती हो। इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैंपेन से पहले स्विट्जरलैंड में किसी ने इन मीनारों से अजान की आवाज नहीं सुनी थी। बस रेफरेंडम के टाइम लोगों ने उन मीनारों से आती आवाजें सुनी। इसमें अपील की जाती थी कि लोग मुस्लिम विरोधी गतिविधियों के झांसे में ना आए, बस इतना ही। स्विट्जरलैंड में इस्लाम की मौजूदगी बहुत शोर शराबे वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि सार्वजनिक जीवन में इधर उधर आपको प्रचुरता से इस्लामिक चीजें दिखती हो। बावजूद इसके एसवीपी पार्टी ने इस्लामिक प्रतीकों का हुआ बनाया। जनता से कहा कि वो चेते नहीं तो इस्लाम उन्हें ओवरटेक कर लेगा। शरिया कानून के नाम पर क्रूर यातनाएं दी जाने लगेंगी। अगर वो चाहते हैं कि उनकी लिबरल संस्कृति बची रहे तो वो मीनार को बैन करवा दे। एसवीपी ने मीनार और बुर्का दोनों के खिलाफ चलाए गए कैंपेन में इसे सभ्यता का युद्ध बनाया। कहा कि इन्हें बैन न किया तो स्विट्जरलैंड का इस्लामीकरण हो जाएगा। आलोचकों को कहना है कि ये इस्लाम के शैतानीकरण की कोशिश है। जहां वाजिब चिंताएं हो वहां कदम उठाए जाने चाहिए। कट्टरपंथ के फैक्टर्स को रोका जाना चाहिए, लेकिन बेवजह मुस्लिमों को टारगेट का नुकसान हो सकता है। बुर्का बैन के समर्थक कहते हैं कि बुर्का दमन का प्रतीक है, वो जबरन पहनाया जाता है। यकीनन कई महिलाएं अपनी इच्छा से पर्दा नहीं करती, वो परिवार के प्रेशर में मजबूर होकर पर्दा करती हैं। मगर यह भी सच है कि कई महिलाएं अपनी इच्छा से बुर्का, नकाब और हिजाब पहनती हैं। इनमें से कुछ अपनी सोशल कंडीशनिंग की वजह से पर्दा चुनती हैं, कुछ बिना किसी प्रेशर के। बैन के आलोचक यही तर्क देते हैं। उनका कहना है कि किसी महिला को जबरन बुर्का पहनाया जाना गलत है। ऐसा न हो, इसके लिए कानून बनाया जाए। पर्देदारी को ग्लोरीफाई भी ना किया जाए, बुर्का और हिजाब आदर्श ना बताए जाएं। लेकिन अगर कोई महिला अपनी इच्छा से बुर्का पहनना चाहे, सिर ढकना चाहे, तो उसे इसकी छूट होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह जबरन बुर्का पहनाना गलत है, वैसे ही जबरन बुर्का उतरवाना भी गलत है। बुर्का हो या ना हो, ये बहुत महीन लाइन है। आदर्श स्थिति तो ये होगी कि पब्लिक जीवन में सब सेक्युलर दिखे, सार्वजनिक जीवन से धार्मिक प्रतीकों को अलग रखा जाए। मगर क्या ऐसा हो पाता है? या फिर आतंकवाद और कट्टरता से जुड़ी हमारी चिंताओं के चलते आम मुस्लिम तौर तरीकों के प्रति ज्यादा शंका रहती है, उन्हें लेकर ज्यादा हवा बना दिया जाता है। क्या धर्म से भी आगे ये संघर्ष सभ्यताओं का नहीं, वरना हिजाब, कट्टरता और हैट फैशन सिंबल क्यों कहलाते? आपको पता है, इंग्लिश सोसाइटी में हैट संभ्रांत महिलाओं की निशानी मानी जाती थी। तथाकथित अच्छे परिवारों की महिलाएं बिना हैट बाहर निकलना अशोभनीय मानती थी। आप सोचिए कि आपने इंग्लैंड की महारानी को किसी पब्लिक प्रोग्राम में बिना हैट के देखा है? वो हैट क्या है? सम्मान और प्रतिष्ठा की एक निशानी से शुरू हुई परंपरा ही तो है। यही सम्मान वाली बात हिजाब के पक्षधर भी करते हैं। बस एक बड़ा अंतर यह है कि वो इस सम्मान को धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते हैं। आखिर में एक बार फिर स्विट्जरलैंड पर लौटते हैं। फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले स्विट्जरलैंड के मुस्लिम ज्यादा लिबरल और मॉडरेट माने जाते हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी बाकी समाज के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से घुली मिली है। यहाँ प्रोग्रेसिव इस्लाम को प्रमोट करने वाले कई संगठन हैं। इनमें से कई ने बुर्का बैन को सपोर्ट भी किया, मगर कई संगठन इस बैन के विरोधी भी हैं। इनका कहना है कि यह बैन समाज को बांटने की राजनीति पर खड़ा है। राजनीतिक फायदों के लिए मुस्लिम प्रतीकों के प्रति गैर जरूरी डर फैलाया जा रहा है। ये मसला एक बारीक लकीर की तरह है। इसके एक तरफ है इस्लामिक कट्टरपंथ कम करने, उसे लचीला और उदार बनाने की ईमानदार चिंताएं, और इसके दूसरी तरफ है इस्लामोफोबिया,
इस्लामिक कट्टरपंथ का कम होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है इस्लामोफोबिया को रोकना। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी म्यांमार से है। यहां सेना ने अस्पतालों पर कब्जा कर लिया है ताकि फोर्सेस की हिंसा में घायल हुए लोगों को इलाज ना मिले। कई जगहों पर अस्पतालों के पास से गोलीबारी की खबर है। डॉक्टरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई जगहों पर फोर्सेस ने एम्बुलेंस पर भी हमले किए। देश में बाकी जगहों पर भी सेना की हिंसा बदस्तूर जारी है। इसके विरोध में म्यांमार के मजदूर संगठनों ने 8 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की अपील की। कहा, जब तक सेना सत्ता नहीं छोड़ती तब तक लोग काम ना करें, इकोनॉमी ठप कर दें। इस अपील का असर पूरे देश में दिख रहा है। कारखाने, दफ्तर और बाजार बंद पड़े हैं। देश की वित्तीय राजधानी यांगोन में कुछ चाय की दुकानों के सिवाय पूरा मार्केट बंद नजर आया। दूसरी सुर्खी सेंट्रल अफ्रीका के देश इक्वेटोरियल गिनी से है। यहां 7 मार्च की शाम मिलिट्री बैरक में भीषण सीरियल ब्लास्ट हुए। इनमें से 20 से ज्यादा लोग मारे गए और 600 से भी ज्यादा जख्मी हुए हैं। देश के सबसे मुख्य शहर बाटा की करीब हर इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बैरक के हथियार गृह में बेहद तेज क्षमता वाला डायनामाइट स्टोर था। डिपो में लगी आग इस विस्फोटक तक पहुंची। इसी के चलते यह दुर्घटना हुई। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं। पूरा शहर में धुआं भरा है। इस घटना पर राष्ट्रपति टियोडोरो ओबियांग का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि डायनामाइट के साथ बरती गई लापरवाही के चलते ये धमाके हुए। टियोडोरो 42 साल से सत्ता में है। रक्षा विभाग उन्हीं के बेटे के पास है। तीसरी सुर्खी यमन से है। यहां राजधानी सना के एक माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर में भीषण आग लगी। इसमें 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस आग में 170 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से 90 की हालत बेहद गंभीर है। इस डिटेंशन सेंटर में सैकड़ों माइग्रेंट्स कैद थे। आग में जलकर मरने वालों में डिटेनी माइग्रेंट्स और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल थे। आग कैसे लगी ये अभी पक्के तौर पर मालूम नहीं चल पाया है, मगर आशंका है कि इसके पीछे सऊदी गुट द्वारा की गई हवाई बमबारी वजह हो सकती है। आज की दुनियादारी में इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।